बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। गुज़िश्ता रोज़ जो हमने प्रोग्राम किया उसमें हम वाज़े तौर पर ये बात अपने मुबस्सिरीन से, जो तज्ज़ियाकार हैं, उनसे ये पूछ रहे थे कि अमरीका ने जो 2 हफ्तों की मोहलत ली है या 2 हफ्तों को सोचने का कहा है, क्या इशारे हैं इसके अंदर। कल तमाम ही तज्ज़ियाकारों का ये कहना था कि अमरीका फ़िलहाल शायद ईरान पर स्ट्राइक ना करे, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि देखती आंखों ने देखा, सुनते कानों ने सुना कि कल रात को एक मर्तबा फिर इजराइल को बैक करते हुए अमेरिका ने बराह रास्त ईरान पर हमला किया है। फोर्दो का जो एरिया है वहां पर, नेतन्स का, अस्फहान का, वहां पर तमाम तरह स्ट्राइक्स की हैं, जिसमें ये दावा कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब कि जो जौहरी तंसीबात थी ईरान की, उसको हमने बहरहाल मिसमार कर दिया है, ख़त्म कर दिया है, तबाह कर दिया है। उधर ईरान ने पूरी तरह से आज, अब्बास अराग़ची साहब का भी ये कहना था, फिर आप अभी देख रहे थे आयतुल्लाह ख़ामनेई साहब को, कि वो भी ये कह रहे थे कि ये जो कुछ हुआ है इसके बाद अमेरिका अपने नुकसान का खुद जिम्मेदार होगा और बहुत बड़ा नुकसान होगा। यहाँ ये भी आपको बता दें कि ज़ाहिर पाकिस्तान में अब से कुछ देर पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ईरान के वज़ीर आज़म और सदूर से जो है वो गुफ्तगू भी की है, टेलीफोनिक बातचीत हुई है। अब सवाल बिल्कुल सादा है कि हम मुसलसल इस बात पर बात कर रहे हैं कि क्या दुनिया तीसरी आलमी जंग में दाखिल हो चुकी है, और अगर हो चुकी है तो उसके बाद की सूरत हाल क्या होगी। मुझसे बेहतर बात करने के लिए इंपॉर्टेंट शख्सियात हैं जिनको आज हमने ज़हमत दी है। निसार सैयद मेरे साथ मौजूद है, माहिर आलमी उमूर हैं, तज्ज़ियाकार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। असद उमर साबिक वफाकी वजीर है। असद साहब, थैंक यू वेरी मच कि आपने भी हमें ज्वाइन किया, और हमें ईरान से ज्वाइन करेंगे जॉन हुसैन अब से कुछ देर में। मैं गुफ्तगू का आगाज़ निसार साहब आपसे करना चाहूँगी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं निसार सैयद साहब के लोगों को मालूम है कि अमेरिका ने हमला किया और कैसे हमला किया, कितना बड़ा हमला था, लेकिन अब सवाल ये है कि इस जंग में जब अमेरिका बराह रास्त फरीक बनकर उभरा है तो दुनिया के ऊपर कितने खतरात मजीद बढ़ गए हैं। ये आपका बहुत सवाल दुरुस्त है। अमेरिका जो इस वक्त अपने आप को एक सुपर पावर कहता है, और हमें नज़र आता है कि उसके अंदर कोई तहम्मुल, कोई बर्दाश्त और कोई आर्मी लीडरशिप की सलाहियत नहीं है। यानी अमरीकी हमला अक़वाम मुत्तहिदा से मंजूरी के बगैर किया गया। ठीक है। अमरीकी हमला इवन अमरीकी सदर ने अपनी कांग्रेस से अप्रूवल के बगैर किया। और आपने देखा कि अमरीकी सदर के इस हमले के बाद और उनके दावे के बाद अमरीकी कांग्रेस में मौजूद रिपब्लिकन और ख़ास तौर पर डेमोक्रेट अरकान ने कहा कि अमेरिकन सदर के नॉनसेंस डिसीजन ने अमेरिका को एक एंडलेस वॉर की तरफ धकेल दिया है। ठीक है, तो सबसे बड़ा मसला ये कि खुद अमेरिका के अंदर इसके खिलाफ आवाज़ें उठ रही हैं, और वो दूसरी किंगशिप के खिलाफ भी बात करते हुए दिखाई देते हैं। वहाँ पे स्ट्रीट्स में प्रोटेस्ट होते हैं। वहाँ पे एक सोशल मीडिया कैंपेन चल रही है कि वो इस किंगशिप को, जिसको ट्रंप इंट्रोड्यूस कर रहा है, कि वो बादशाहाना तरीके से फैसले करता है। और देखें, ये एक ज़ायोनिस्ट का इत्तेहाद है ये पूरा का पूरा। यानी हम सिर्फ ज़ायोनिस्ट को सिर्फ यहूदी या ज्यूस मिसली नहीं कर सकते, इसके अंदर क्रिश्चियन ज़ायोनिस्ट भी शामिल हैं जो अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा है। और ट्रंप हो या आपका बुश हो या इवन जो है वो हम कहते हैं बाइडन को भी, कि वो इस ज़ायोनिस्ट लॉबी का हिस्सा रहे हैं और वो इसराइल के मुफादात को प्रोटेक्ट करते रहे हैं। यानी ये बात करते हैं अमेरिकन फर्स्ट की, एक तो ड्रामा है। यानी अमेरिका को इस जंग में शामिल होने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अमेरिका ने शामिल होकर एक ऐसी आग लगा दी है कि जिसका इख्तिताम अमेरिका के हाथ में नहीं है। इसको हमें समझने की ज़रूरत है। अभी आपने जो प्रोमो चलाया है, आयतुल्लाह ख़ामनेई की बात चली है, उन्होंने कहा कि ईरान को तो नुकसान हुआ है, लेकिन अमेरिका को जो नुकसान होगा वो उससे कहीं ज़्यादा होगा। अमेरिका की 1920 बेसें ईरान के सराउंडिंग्स में हैं। उसके अलावा अमेरिका के अपने बहरी जहाज इस वक्त खलीज फारस के अंदर मौजूद हैं, जो इंतहाई वर्नरेबल पोजीशन के अंदर हैं। तो इसलिए ईरान किसको अटैक करता है, क्या रिप्लाई करेगा। जब इसराइल ने अटैक किया था तो भी हम ये समझ रहे थे कि हमारे मीडिया के लोग कि ईरान कोई हमला करने के काबिल नहीं रहा। ईरान ने 8 घंटे के अंदर अपनी जो डिफेंस स्टेबिलिटी थी उसको रिस्टोर किया। उसकी मिलिट्री कमांड एंड कंट्रोल शहीद कर दी गई थी। उन्होंने अपना नया मिलिट्री कमांड एंड कंट्रोल सेल बनाया, और उन्होंने आज 10वां दिन हो गया, उन्होंने इसराइल के अंदर घुस भर दिया है। यानी 600 मिसाइल वो फायर कर चुके हैं, जिसमें इसराइली कहते हैं कि 15 से 20% लगे हैं। यानी 60-70 मिसाइल उन्होंने इसराइल को नुकसान पहुंचाया है। हैफा की रिफाइनरी बंद कर दी गई है, हैफा की पोर्ट डीएक्टिवेट हो चुकी है, और इजरायली बंकर में मौजूद हैं। दूसरी बात अहम तरीन जो समझने की जरूरत है, ईरानियों को इराक से 8 साल जंग लड़ने का बर्दाश्त है। इजरायली 80 दिन जंग नहीं लड़ सकते। ईरानी तहम्मुल रखते हैं जंग की। इसराइल को, अमेरिका को उम्मीद थी कि जब वो हमला करेंगे तो ईरानी इमाम रोड पे निकलेगी और आयतुल्लाह ख़ामनेई और उनके इस्लामी निज़ाम को गिरा देगी। हमने देखा कि वो 3 घंटे बाद निकलती है और वो निज़ाम से यकजहती का इजहार करती है। फिर अगले फ्राइडे को हम देखते हैं कि लाखों नहीं करोड़ों ईरानी निकलते हैं। जी, कल परसों की बात है। माइग्रेशन की जो एक सस्पिशियस थ्योरी या एक फॉल्स
जो थ्योरी जनरेट की जा रही थी, फेक स्टोरीज के तेहरान से माइग्रेशन हो गई है, तो आपने तेहरान की रैलियां देखी हैं जिसमें कहते हैं कि 12 से 15 मिलियन लोग मौजूद थे उन रैलीज के अंदर, सिर्फ तेहरान शहर के अंदर। तो इस रैलीज के बाद उनकी निजाम के साथ कनेक्टिविटी, निजाम के ऊपर एतमाद बढ़ गया है। हमें एक चीज मालूम है कि फौज बगैर अवाम की हिमायत कुछ नहीं है। हमने पाक इंडिया जंग में भी देखा, जब हमारी अवाम अपनी फौज के साथ खड़ी हुई तो हमने मोदी जैसी शैतानी ताकत को, उसके पीछे मौजूद अमेरिका और आलमी ताकतों को शिकस्त दे दी, उनको घुटने टेकना पड़े। इसी तरीके से हम देख सकते हैं कि ईरान के अंदर उनकी अवाम अपनी हुकूमत से मुतालबा कर रही है कि एनपीटी छोड़ो, आईएईए छोड़ो और बदला लो, यानी वो रिवेंज की बात करते हैं। जब आप उनसे बोलते हैं कि आप कैसे मुकाबला करेंगे, तो वो कहते हैं कि खैबर में जैसे हजरत अली ने मुकाबला किया था। देखिए ये आइडियोलॉजिकल वॉर भी है। खैबर मिसाइल फायर भी किया है ईरान ने, अपना पहली मर्तबा फायर किया। देखिए खैबर मिसाइल फायर कर रहे हैं उन लोगों के ऊपर जो यहूदी हैं। बिल्कुल ठीक, इसको समझें, ये आइडियोलॉजिकल वॉर है। हमारी पूरी उम्मत मुस्लिमा के दिल इस वक्त ईरान के साथ हैं। हमारी पूरी उम्मत मुस्लिमा अमेरिका के प्रेशर में हो या इसराइल के साथ साजबाज कर रही हो, मादरत के साथ उनकी लीडरशिप, लेकिन अवाम के दिल जो है और खुद खवास के दिल जो है वो ये चाहते हैं, वो धड़क रहे हैं कि ईरान इसराइल को और अमेरिका को शिकस्त फाश दे। और हम देखेंगे आइंदा आने वाले दिनों में कि अमेरिका को भी इसी तरह ठुकाई का सामना करना पड़ेगा इस रीजन में, जिस तरह इसराइल को अभी सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल ठीक है। निसार साहब, जरा असद उमर साहब से भी मालूमात लेते हैं कि वो इस पर क्या राय रखते हैं। असद साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। असद साहब। वालेकुम सलाम। असद साहब, ये बताएं ना कि अभी हम यहाँ डिबेट कर रहे हैं, अमेरिका पहले तो इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया, फिर हम इंतजार कर रहे थे कि शायद अमेरिका विड्रॉल करवाएगा या कोई निगोशिएशन की बात होगी, लेकिन रात गए तक अमेरिका ने खुद ही इस जंग के ऊपर पूरी तरीके से धावा बोलते हुए कहा कि हमने ईरान को स्मैश कर दिया है। अब आप मुझे ये बताएं कि ईरानियंस कह रहे हैं, अब्बास इराकी साहब कह रहे हैं कि यही रेड लाइन थी जिसको क्रॉस करना था और वो अमेरिका ने कर ली है। आप कैसे करते हैं इस सारे मामले का तज्जिया असद साहब? ये जी आप बिल्कुल सही कह रही थी इब्तदाइये में कि सिर्फ ईरान के लिए नहीं बल्कि पूरे खित्ते के अंदर जो है और शायद आलमी अमन के लिए भी खतरा जो है वो बढ़ गया है। बिल्कुल अजीबोगरीब फैसला है डोनाल्ड ट्रंप का, अगर आप किसी भी उसको लिहाज से देखें। पहली बात तो ये कि बेंजामिन नेतन्याहू का ये दावा कि ईरान जो है वो एटमी हथियार बनाने वाला है और बस अभी वो चंद हफ्तों या चंद महीनों के बाद वो एटमी हथियार बना देंगे, ये बात बेंजामिन नेतन्याहू दुनिया को 30 साल से ज्यादा होते हुए बताते थे। वो उनके हफ्ते और महीने नहीं खत्म होते, हर 3-4 साल के बाद वो वही बात दोबारा कह देते थे, तो कोई दुनिया में उनकी इस बात के ऊपर यकीन नहीं रखता। लेकिन इससे भी ज्यादा अहम, पिछले 2 माह 3 माह के अंदर अंदर अमेरिका की डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गैबार्ड, जो कोई ईरान की दोस्त नहीं है, कोई मुसलमानों की दोस्त नहीं है, उन्होंने सेनेट के अंदर अपनी टेस्टिमनी के अंदर वाजे दो टोक अल्फाज में कहा कि अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो ये समझती है कि ईरान जो है वो अपने कोई एटमी हथियार बनाने के प्रोग्राम पे काम नहीं कर रहा, बल्कि आयतुल्लाह खामेनी जो हैं, जो उनके लीडर हैं, उन्होंने अभी तक इस पे काम करने की इजाजत भी नहीं दी है। उसके बाद इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है, जो सारी दुनिया के एटमी तंसीबात को देखती है, इंस्पेक्शंस होती हैं, कहाँ नहीं होती है भी उसकी भी बात करेंगे, उन्होंने वाज़े तौर पे अपनी रिपोर्ट के अंदर ये कहा कि कोई ऐसे निशानात नहीं है जिससे ये नजर आए कि ईरान अपनी एटमी हथियारों के प्रोग्राम पे काम कर रहा है। ठीक हो गया। इसके साथ अब आप जोड़ लीजिए, जिस तरीके से आप डोनाल्ड ट्रंप की सियासत की बात कर रही हैं, उन्होंने पूरा एक इलेक्शन लड़ा। आपको पता है अमेरिका में खासतौर पे जो वर्किंग क्लास अमेरिकन हैं, मेहनत मजदूरी करने वाले जो अमेरिकन हैं, उनको इस बात का शदीद गुस्सा था कि हमारी अशराफिया यानी अमेरिका की अशराफिया जो है वो कभी हमें एक जंग में ले जाती है, कभी दूसरी जंग में झोंक देती है, और डोनाल्ड ट्रंप ने उसके खिलाफ खड़े होकर बात की। आज नहीं की, पिछले 10-12 साल से वो यही बात करते जा रहे थे। वो पूरा उन्होंने बयानिया तबाह करके रख दिया आज ये ईरान के ऊपर अटैक करके। और आखिरी चीज मैं इसी के अंदर जोड़ दूं, जैसे मैंने पहले कहा कि कहां पे इंस्पेक्शन नहीं हो रही, इजराइल तमाम दुनिया जानती है कि एटमी हथियार रखता है,
इंटरनेशनल जो एग्रीमेंट है, मुआहदा जो है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है, एनपीटी, उस पे इजराइल दस्तखत करने से इनकार करता है, आईएई की इंस्पेक्शंस करवाने से इनकार करता है। तो एक मुल्क जिसके पास एटमी हथियार हैं, आलमी कवानीन के मुताबिक काम नहीं कर रहा, उसने एक दूसरे मुल्क के ऊपर। बिल्कुल ठीक बात किया आपने। मैं जॉन हुसैन को भी जरा शामिल गुफ्तगू करना चाहूंगी। जॉन हमारे साथ हैं। जॉन, थैंक यू वेरी मच अगेन, बहुत बहुत शुक्रिया। ईरानी सहाफी हैं, जाहिर है अमेरिका के बराह रास्त इस जंग में कूद जाने के बाद जॉन, ये जानना लोगों के लिए शायद बहुत जरूरी है। गुज़िश्ता रोज भी मैंने आपसे यही क्वेश्चन किया था, अगेन यही कि आज ईरानियंस, वहां पर मौजूद अवाम के क्या जज्बात हैं, लोग क्या सोचते हैं इस सारी अमेरिका की भरपूर स्ट्राइक के बाद ईरान के ऊपर? जी सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। आई थिंक निसार साहब ने बहुत अच्छा नक्शा खींचा है ओवरऑल अवामी जज्बे का और ओवरऑल गवर्नमेंट सपोर्ट का। आज भी आप हैरान होंगे, शायद आप लोग शायद सोचेंगे मैं बायस हूं या मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं, लेकिन वाकई अगर लोगों से बाहर जाके बात की जाए तो लोग और ज्यादा आई वुड से खुश हैं कि अब देखें कि ईरान क्या करता है। अच्छा। क्योंकि यहाँ पे माना यह जाता है कि अमेरिका ने बहुत बड़ी गलती कर ली है और अब मौका है ईरान के पास कि ईरान डायरेक्टली यूनाइटेड स्टेट्स के साथ एंगेज कर सकता है। तो दे सी दिस एज अ मोमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटी टू रिस्पॉन्ड टू द यूनाइटेड स्टेट्स एग्रेशन दैट हैज बीन देयर फॉर मेनी इयर्स। तो मुझे आई डोंट थिंक निसार साहब की बात के, आई थिंक ही सेड इट ब्यूटीफुली, इसके ऊपर डेवलप मैं नहीं कर पाऊंगा और, लेकिन जज्बा और ज्यादा आई वुड से बढ़ गया है और बिल्कुल सामने है दुनिया के इंटरनेशनल मीडिया या सोशल मीडिया पे जो आप देखते हैं उससे भी नजर आ जाएगा आपको कि बिल्कुल सिचुएशन इज वेरी एक ब्रेक ले लें आपकी इजाजत से, फिर इसी जाहिर है जो इस वक्त तक ईरानियंस का एक अपना बन रहा है और पूरी दुनिया का, जैसे अभी हम डिबेट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि पूरी दुनिया का दिल जो है वो ईरान के साथ ही धड़क रहा है और लोग यही, जाहिर है लोगों की ख्वाहिश भी है। आज कराची में भी एक बहुत बड़ी रैली अब से कुछ देर पहले निकली और लाखों की तादाद में बच्चे, बुजुर्ग, जवान घरों से बाहर निकले हैं और इजराइल के खिलाफ नारेबाजी की गई है, अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी की गई है। इंपैक्ट की मैं बात करना चाह रही हूं कि अब दुनिया में ज़ाहिर एंगेजमेंट्स हो रही है, रशिया पहले ही कुछ कह रहा था, चाइना भी समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये सब कुछ ऐसा लग रहा है शटर्ड होता जा रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप के पास अब क्या चॉइसेस होंगी, किस तरह से सारी चीजों को सीज फायर की तरफ लेके जाया जा सकता है या नहीं? राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं कि इजराइल ईरान की जंग में अब अमेरिका ने बराह रास्त अपनी शमूलियत दिखा दी है आज ईरान पर हमला करके, और जाहिर इस पर हम एनालिसिस ले रहे हैं निसार सैयद साहब का भी, असद उमर साहब का भी और जॉन हुसैन का भी। तीनों को अगेन वेलकम करते हैं। निसार साहब ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट बात करते हैं ना। अब जो डिबेट हो रही है वो ये हो रही है कि आबनाए हरमस जो है अगर वो बंद हो जाती है, अब से कुछ देर पहले जब हम स्टूडियो में आ रहे थे तो खबर ये थी कि ईरानियंस जो हैं उन्होंने, ईरान की पार्लियामेंट ने इसकी एनओसी बहरहाल दे दी है, लेकिन अभी इसको पूरी तरह से नाफिज नहीं किया है। आप मुझे ये बताएं कि अगर ये बंद होती है तो उसका क्या रिपरकशंस हो सकते हैं? देखें, अभी ईरानी पार्लियामेंट ने इतला दी है कि उस आबनाए हरमस को बंद करने की करारदाद पास की है, वो उनकी नेशनल सिक्योरिटी और सुप्रीम लीडर से अप्रूवल के लिए जाएगी। ओके। ईरान के पास ये ऑप्शन मौजूद है कि वो आबनाए हरमस बंद करके वेस्ट की जो ऑयल सप्लाई है उसको एक डिच करे और उनको उनकी इकोनॉमिकल मुश्किलात और बढ़ा दे, क्योंकि 20 to 25% जो ऑयल की सप्लाई है वो कहते हैं कि आबनाए हरमस के जरिए जाती है। जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ जो है वो ईरान का एक वहाँ पे उसकी डोमिनेंसी मौजूद है, और अगर ये जंग अमेरिका ने बढ़ाने की कोशिश की तो आपको पास ईरान के पास एक और ऑप्शन भी है, और वो है यमन के जरिए बाब मंदब को बंद करने का, जिसके बाद जो है वो तकरीबन दुनिया की ट्रेड को 40 to 45% और इफेक्टिव हो सकती है, क्योंकि बाब मंदब के जरिए आप जो है मेडिटेरियन को, स्विस कैनाल की सप्लाईज को रोक सकते हैं। और वहां पे हौसीज ने ये साबित किया है पहले भी इजरायली लिंक्ड शिप्स को अटैक करके कि उनकी वहां पे डोमिनेंट मौजूद है। हौसीज जो हैं वो इस जंग में बाकायदा मौजूद हैं, और ईरान जब इस जंग को और ज़्यादा जो अपने मसल्स ऑन करेगा, जिसे बोल सकते हैं वो अपनी इस जंग को फैलाने की कोशिश करेगा या वो आगे बढ़ेगा, तो इसको समझने की ज़रूरत है कि इस रीजन में अगर मुस्लिम स्टेट्स खुलकर सामने भी नहीं आई तो वो रेजिस्टेंस फोर्सेस जो इराक में मौजूद हैं, वो रेजिस्टेंस फोर्सेस जो यमन में अंसारुल्लाह की सूरत में मौजूद हैं, वो रेजिस्टेंस फोर्सेस जो लुबनान में हिजबुल्लाह की सूरत में मौजूद हैं, वो रेजिस्टेंस फोर्सेस जो
इस वक्त भी गजा में मौजूद हैं। देखिए गजा ने सरेंडर नहीं किया, वो मौजूद हैं। तो वो इजराइल के लिए और अमेरिका की मौजूदा बेसिस के लिए और उनकी इंस्टॉलेशंस के लिए एक बहुत बड़ी थ्रेट है। खुद ईरान अकेला बहुत बड़ी थ्रेट है उनके लिए। ईरान ने चाइना की ऑफर को डिक्लाइन किया है, रशिया की ऑफर को डिक्लाइन किया कि उनको किसी की मिलिट्री सपोर्ट की जरूरत नहीं है, वो इतने पावरफुल हैं कि उनको सपोर्ट की जरूरत नहीं है। और जिस तरीके से वो खड़े हुए हैं, देखें हमें ये समझने की जरूरत है कि ईरान अफगानिस्तान नहीं है, ईरान इराक नहीं है, ईरान लीबिया नहीं है, ईरान सूरिया नहीं है। ईरान की एक अपनी खुद एक बहुत बड़ी तारीख है और दूसरा उनकी एक जो कुर्बानी देने का शहादत परवरी है वो बहुत बड़ी जज्बा है। यहूदी जान बचाने के लिए लड़ रहे हैं और ये जान देने के लिए लड़ रहे हैं। इन दोनों को आप एक साइड पे नहीं रख सकते। तो ये अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ बंद करने का ईरान ने फैसला किया तो 8 से 10 दिन में यूरोप को और उसके करीबी लोगों को जो है ना, जो उसके इकोनॉमिकल जो उसके रिपरकशंस आएंगे वो उनको पता चल जाएगा कि वो कहां पे खड़े हुए हैं। यूक्रेन जंग की सूरत में यूरोप वैसे ही मुश्किल का शिकार नजर आता है आपको इस वक्त। निसार साहब ने जो बात की है ना कि एक तरफ शहादत का जज्बा है, दूसरी तरफ अपने इलाकों से भागने का जज्बा है, बंकर्स की तलाश है, ये बिल्कुल अलग दो मुख्तलिफ किस्म के जिसे कहते हैं ना कि स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, उस पर अलग से बात होगी जॉन। लेकिन अब मैं असद उमर साहब आपके पास आती हूँ ये आबना हरमज़ का सवाल लेकर। लेकिन जॉन मैं ये पूछना चाहूंगी कि जब ये मोमेंटम है ईरानियंस का या वहाँ की आवाम का जिसका भी आपने अहाता किया, क्या आप देखें, क्योंकि मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं पूरी इंटरनेशनल मॉनिटरिंग भी कर रही हूँ, आप भी कर रहे हैं। ईरानी अवाम जो है वो हर चीज से पूरी तरह वाकिफ है, वो डिटैच नहीं है, इस सारी इन्वायरमेंट से वो डिटैच नहीं है, उनको पता है कि क्या हो रहा है। आपको क्या लग रहा है कि इस वक्त जब आज ये अटैक हुआ, पहले तो ये मुझे जरा अहाता करें कि उस पूरे कवर्ड एरिया के अंदर वहां पर लोगों तक के रसाई मुमकिन हो सकी, वहां से कुछ एविडेंस मिले, कितना नुकसान हुआ, कुछ इस तरह की चीज। और दूसरा ये कि आबना हरमज़ के बंद करने के ऊपर भी क्या लोग कन्विंस हैं कि बिल्कुल कर दें जी, जब हम जंग में हैं तो सारों को भी जंग के ही लेकर आ जाए जंग पर। जी जॉन जी, पहले बात करते हैं उन साइट्स पे जहां पे अटैक हुआ। फोर्डो का जहां तक बात होती है, देखिए फोर्डो कुम के करीब है, कुम और तेहरान का जो हाईवे है उसके पीछे मेहरान इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के बिल्कुल पीछे फोर्डो है। फोर्डो के ऊपर जो लोकल मीडिया और जो साइटेशंस आई हैं, जो इंटरनल सोर्सेज से भी पता चला है, वो ये पता चला है कि आउटसाइड जो एरिया है उसको डैमेज किया गया है, एंट्रेंस और एग्जिट की तरफ। जो रियल डैमेज करना था उनको वो डैमेज नहीं हो सका अकॉर्डिंग टू ऑल ऑफ द ऑफिशियल्स हियर एंड अकॉर्डिंग टू ऑल ऑफ द पीपल हु वर देयर इन द एरिया। क्यों? इसकी बहुत बड़ी वजह है। 16 और 17 जून को मूवमेंट नजर आई, 16-17 ट्रक्स गए, वहां से स्टॉक पाइल निकाला, अच्छा, और एक अनडिस्क्लोज लोकेशन पे डाल दिया। जी, 20 जून तक जराये से पता चल रहा था कि रेत डाली जा रही थी फोर्डो की एंट्रेंस और एग्जिट के टनल्स के अंदर। अब ये बड़ा स्मार्ट मूव, ईरान प्लेड अ वेरी स्मार्ट मूव। अटैक तो बिल्कुल हुआ है, लेकिन इससे कुम के लोग जो मुकामी हैं उनसे भी मेरी बात हुई, ऑफिशियल से भी मेरी बात हुई, जो लोकल म्युनिसिपैलिटी के ऑफिशियल्स हैं उनसे भी बात हुई। ना कोई रेडिएशन लीक हुआ, ना कोई वहां पे ऐसी कोई हौलनाक कोई फायर्स नजर आई, ना, क्योंकि यूएस ने भी कोई ऐसी वीडियो जारी नहीं की कोई बहुत बम्बारी हो गई हो। इंटरनेशनल मीडिया जैसे आप सुपरवाइज कर रही हैं खुद से, देयर आर 3 होल्स दैट यू कैन सी इन द फोर्डो, जो फोर्डो का जो माउंटेन है उसके अंदर आप देख सकते हैं, लेकिन उसके अलावा कुछ भी नजर नहीं आया और स्ट्राइक जो है वो बिल्कुल ही मिनिमल डैमेज वहां पे क्रिएट किया। आई वुड से नतंज और इस्फहान के ऑन द अदर हैंड जो टोमाहॉक मिसाइल्स लॉन्च की थी यूनाइटेड स्टेट्स ने आउटसाइड ऑफ द मैरीटाइम बॉर्डर्स, वहां से कह रहे हैं कि नतंज पे काफी हद तक नुकसान हुआ है, लेकिन द न्यूक्लियर प्रोग्राम इज स्टिल इंटैक्ट। और लोग अभी जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज की आपने बात की, लोग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे बिल्कुल 110% दे आर नॉट ओनली ओके विद इट बट दे वांट इट, दे वांट अ स्ट्रॉन्ग रिटेलिएशन। अच्छा जॉन, यानी लोग कन्विंस भी हैं और चाहते हैं कि ऐसा हो। जरा असद उमर साहब आप भी जरा इसका अहाता कीजिएगा। एक चीज मैंने अभी पढ़ी थी मैं, तो मैंने कहा जरा आपसे पूछूं कि एक तो ये कि हमारे ओगरा ने भी कहा है कि आपके पास 20 दिन का जो स्टॉक है वो तमाम ऑयल रिफाइनरीज या ऑयल कंपनीज अपने पास रखे। थोड़ा सा ये मुझे बताएं ना कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ अगर बंद होता है तो फिर तेल की कीमतें, मैंने तो जैसे ही इजराइल ने अटैक किया ईरान के ऊपर, तेल की कीमतें मिनट्स और सेकंड्स में जो है वो स्पाइक की हैं। सो व्हाट विल बी द रिजल्ट, आगे क्या होने वाला है? असद उमर साहब, क्या आबना हरमज़ बंद हो सकती है? अच्छा, आपको दोनों चीजों, स्टेट ऑफ हॉर्मज़ की जो आपने बात की उस पर भी मैं काउंट कर लेता हूं, लेकिन पहले ओगरा ने जो दिया, ओगरा अपना काम पहले क्यों नहीं कर रही थी? ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है ऑयल कंपनीज को, जो मार्जिन दिया जाता है उस मार्जिन को रखने की एक रिक्वायरमेंट ये है कि कम से कम उन्होंने एक स्टॉक मेंटेन करना है
और वो आखिरी, जहां तक मुझे डिसीजन जो याद था, वो 6 हफ्ते का था, 20 दिन डेफिनेटली नहीं था। इसलिए ओगरा ने कहा है कि उसके अंदर कमी और उसको बढ़ाने की जरूरत है। तो वो जब ऑयल स्टॉक गिर रहे थे, ये आज तो नहीं हुआ ना, ये तो अमेरिका ने आज अटैक किया है। ये क्राइसिस तो मिडिल ईस्ट में पहले से आया हुआ है, और क्राइसिस ना भी हो तो वो आपने स्टॉक्स मेंटेन करने होते हैं। तो ओगरा को तो पहली बात यह है कि इस बात का जवाब देना चाहिए कि उन्होंने पहले एक्शन क्यों नहीं लिया। जहां तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज और दुनिया के ताल्लुक है, मेरी अपनी जाती राय ये है कि शायद ये एक ऑप्शन है जो ईरान को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और उसकी वजह मैं आपको बताता हूं। देखिए, अगर ये एक्शन अब होगा तो वो इसलिए होगा कि अमेरिका ने अटैक किया है, लेकिन अमेरिका आज से 15, 20, 30 साल पहले वाला अमेरिका नहीं रहा। अमेरिका तवानाई के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रहा हूं, ऑयल एंड गैस के अंदर अमेरिका अब सेल्फ सफिशिएंट है, बल्कि नेट सरप्लस है। ठीक है। तो अमेरिका को इसका नुकसान बहुत कम होगा, लेकिन वो ममालिक जो चाइना के साथ हमदर्दी रखते हैं उनको ज्यादा, चाइना कह रहा हूं, सॉरी, ईरान के साथ हमदर्दी रखते हैं उनको ज्यादा नुकसान होगा। तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छा ऑप्शन नहीं है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को। लेकिन अगर ये ईरान करता है, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होती है, तो दुनिया के ऊपर, ज्यादातर ममालिक के ऊपर बशमूल पाकिस्तान के बहुत ही आपका पॉइंट आया, असरात होंगे। मैं इसी को कंटिन्यू करना चाहूंगी। निसार साहब, फिर हम अब ये भी डिबेट हो रही है ना, क्योंकि देखिए कल तक का जो सिनारियो था वो बिल्कुल डिफरेंट था। हम ये बात कर रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं 2 हफ्ते सोचूंगा, और सबको ऐसा लग रहा था कि शायद 1 हफ्ता तो निकल ही जाए। अब चीजें चेंज हो गई हैं। दूसरी जाने प्रेशर है ईरान के ऊपर कि वो टेबल टॉक करे। आपको पता है कि मॉस्को जा रहे हैं ज़ाहिर है अब्बास इराक़ची साहब, और वहाँ रशियन प्रेसिडेंट से उनकी मुलाकात भी होगी। अब सवाल यह है कि इस सारी एजिटेशन के बाद क्या ईरान को टेबल टॉक पे लाया जा सकता है? जी देखें, यूरोपीय यूनियन, खास तौर पे मैक्रोन ने जो बात करी उसको समझने की ज़रूरत है। वो चाहते हैं कि ईरान सरेंडर करे, मुकम्मल सरेंडर करे, यानी अपनी इनरिचमेंट ज़ीरो करे, जो भी 80% नहीं है, IAEA के जो रूल्स हैं उससे नीचे है। ठीक है। उसके साथ साथ वो चाहते हैं कि ईरान अपने मिसाइल प्रोग्राम को एलिमिनेट कर दे, ख़त्म कर दे। ठीक है, यानी ईरान एक बिल्कुल फारिग किस्म का मुल्क बन जाए और इनके आगे सरनगू कर दे। ईरान की लीडरशिप बिल्कुल क्लियर कर चुकी है कि वो सरेंडर नहीं करेंगे। उनके मकतब में सरेंडर करना नहीं है, शहादत है मकतब में। इसको समझने की ज़रूरत है। आप जिन लोगों से लड़ रहे हैं वो चेंज हैं, वो लोग नहीं है जिनसे आप पहले लड़ चुके हैं। ये बिल्कुल मुख्तलिफ लोगों से आप लड़ रहे हैं। ये आपके कल के हमले के बाद भी इन्होंने आपको सुबह मारा है। हाँ बिल्कुल, ठीक है ना। आपने फोर्दो को निशाना बनाया, B2 के जरिए नतंज को निशाना बनाया, इस्फहान को निशाना बनाया। उन्होंने बोला कुछ नहीं हुआ, कोई इनरिचमेंट की या न्यूक्लियर फैसिलिटीज में लीकेजेस नहीं आई। उन्होंने उसकी पहले ही प्रिकॉशन ले ली थी। दूसरी बात समझने की जरूरत है कि उन्होंने उसके बाद फौरी रिटेलिएट किया। इसराइल बोल रहा था कि हमने उनके जो अपना मिसाइल लॉन्चर थे वो तबाह कर दिए हैं। वो जब लॉन्चर दोबारा चले तो इसराइल को पता चला कि नहीं, कुछ तबाह नहीं हुआ, वैसे के वैसे इंटैक्ट हैं वो। जब उन्होंने 2 साल की जंग के हिसाब से मिसाइल बनाए हुए हैं तो लॉन्चर भी उसी हिसाब से बनाए हुए होंगे। वो मतलब एक लंबी जंग के आदी हैं। उन्होंने 45 साल, जब से रेवोल्यूशन आया है, 45-40 साल उन्होंने आपसे जंग की तैयारी करी है। आप उनके स्ट्रेटेजिक एनिमीज हैं, अमेरिका, इजराइल, क्योंकि आप उस निज़ाम को ख़त्म करना चाहते हैं कि जो आपके कैपिटलिज्म के लिए, आपके इस मादी सिस्टम के लिए चैलेंज है, वो जो आपके ग्रेटर इसराइल के लिए चैलेंज है। तो ईरान की तैयारी बहुत मजबूत नज़र आती है हमें। और आप देखें कि उनकी अवाम मोटिवेट है, उनकी फौज मोटिवेट है, उनका कमांड एंड कंट्रोल शहीद होता है, फिर वो खड़े होते हैं। देखिए, ईरान सरेंडर नहीं करेगा। टेबल टॉक होगी ईरान की शराइत पे, इसको समझने की जरूरत है। ईरान यूरोप की कंडीशंस पे, ट्रंप की कंडीशंस पे मुज़ाकरात नहीं करेगा। ईरान सरेंडर नहीं करेगा। इसको मैं आपके प्रोग्राम में बोल रहा हूं, मैंने पहले दिन भी कहा था कि कोई अगर ये समझता है कि ईरान बो डाउन हो जाएगा, ईरान सरेंडर करेगा, वो नहीं करेगा। So what will be the next? I mean, अगर वो नहीं करेंगे, एक कंडीशन है ना, एक जगह पूरा ताकत का देखें, रवादारी, जुर्रत, हिम्मत, आपकी लॉजिस्टिक, आपकी स्ट्रेटेजिक अहमियत, सारी चीजें अपनी जगह है, लेकिन एक बहुत बड़ा ताकत का तवाज़ुन यूरोपीय यूनियन है और फिर अमेरिका है। कैसे उसको कितनी देर तक सस्टेन करेगा ईरान? शायद ये क्वेश्चन। यूरोप कितनी देर सस्टेन कर सकता है, सबसे अहम बात ये ना। ईरान तो सस्टेन करेगा नहीं करेगा, वो सेकेंडरी फेज है ना। यूरोप कितने दिन सस्टेन कर सकता है? स्ट्रेट ऑफ हुर्मस और बाबे मंदब बंद होता है तो ईरान के या चाइना के नियरेस्ट कंट्रीज को मसला नहीं है। यूरोप की एनर्जी क्राइसिस और बढ़ जाएगा।
यूरोप की एनर्जी क्राइसिस की रिसोर्स मिडिल ईस्ट से पूरी होती है, यूरोप की एनर्जी क्राइसिस की नीड रशिया से पूरी होती है। देखें, ये ब्लॉक लड़ने जा रहा है। आप अगर अमेरिका और यूरोप अगर आएगा तो आप क्या समझते हैं बाकी ब्लॉक खामोश रहेगा? चीन खामोश रहेगा, रशिया खामोश रहेगा? ईरान इन सब की डिफेंस लाइन है, ईरान चीन की डिफेंस लाइन है, ईरान पाकिस्तान की डिफेंस लाइन है, ईरान रशिया की डिफेंस लाइन है। पाकिस्तान की इंडिया से जंग में चाइना अगर हमारे साथ नहीं आता तो चाइना को भी नुकसान होता है इक्वली। चाइना आया, इंडिया का सर नीचे हुआ, अमेरिका का इस इलाके में जो चौकीदार बनाने का मोदी का प्लान था वो फाश कर दिया पाकिस्तान ने, लेकिन पीछे गया था, चाइना ने आना पड़ा। इसको समझने की जरूरत है। ईरान अभी अकेला काफी है, लेकिन चाइना को, रशिया को, नॉर्थ कोरिया को और जो इस तरह के लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं, इवन पाकिस्तान को जिस हद तक खड़ा हो सकता है उसके साथ खड़ा होना पड़ेगा। पहली बार आप देखें मुस्लिम कंट्रीज में डिवीजन थी, लेकिन उनका जो सिफारती रिलेशन है, उन्होंने कंडेम किया इसराइली अटैक को। इवन आज सऊदी अरेबिया ने अमेरिकन अटैक को भी कंडेम किया है। ये बहुत पॉजिटिव साइन है, इसको समझने की जरूरत है। आई थिंक ये बात जो आपने अभी की है निसार सैयद साहब ने, मैं ब्रेक लेने का मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे तो साले बहिश्ती को भी हम ले लेंगे ऑन बोर्ड। लेकिन ये जो क्लूज किया है कि कुछ लोगों के पास, जैसे हम कह रहे थे ईरान और पाकिस्तान और इंडिया की जंग में कि हमारे पास तो भाई खोने को कुछ नहीं है, आओ हमें मार के चले जाओ, लेकिन तुम नहीं बचोगे फिर उसके बाद। सो अब ईरान, जो निसार साहब कह रहे हैं, मुझे वो बात ये समझ आई कि ठीक है, अगर आप कहते हैं कि ईरान खत्म हो जाता है, मारेंगे, बम्बार्टमेंट करेंगे, उनकी शहादतें होंगी, लेकिन फिर यूरोपीय यूनियन और अमेरिका का जो भुरकस निकलेगा उसको कौन उठाने आएगा? जरा इसको डिबेट करते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और यहाँ डिबेट हो रही है कि इजराइल ईरान जंग में अमेरिका ने अपना जो बराह रास्त किरदार अदा करना शुरू किया है आज ईरान पर स्ट्राइक करने के बाद, ये दुनिया के लिए एक तशवीश तो है ही, लेकिन क्या नए ब्लॉक्स की जाने भी एक कदम है या नहीं? इस पर डिबेट करने के लिए इस सेगमेंट में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं साले बहिश्ती। आप भी माहिर आलमी उमूर हैं, आपको वेलकम करती हूँ साले साहब। थैंक यू वेरी मच। असद उमर हमारे साथ हैं और निसार सैयद मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ फरमाए। साले साहब, ज़ाहिर हमने काफ़ी सारे डिफरेंट एंगल्स को यहाँ पर अभी तक डिबेट किया, उस पर बात की है। आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि क्या इस वक्त दुनिया के नक्शे पर आप तीसरी आलमी जंग उभरती हुई देख रहे हैं, या आपको लगता है कि आने वाले एक दो दिन, हफ्ता या महीने के बाद ये सारा मामला डिफ्यूज हो जाएगा? साले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। इन्ना मिनल मुजरिमीन ला मुंतकिमून। बेशक खुदा ही है जो मुजरिमीन से जो है इंतकाम, सख्त इंतकाम लेने वाला है। देखें, आलमी जंग तो माहिरीन के नज़र के मुताबिक और बहुत से आप अगर माहिरीन के नज़र के में देखें तो शुरू हो चुकी थी एक तरह से पहले से ही। जब ये प्रॉक्सी वार शुरू हो गई थी ईरान और इसराइल के दरमियान में, जब शाम का मसला आ गया था, यमन का मसला आ गया था, हिजबुल्लाह का मसला आ गया था, और सबसे बड़ा वार और सबसे जो बड़ी जंग थी वो तब शुरू हुई थी जब हमास ने इसराइल पर जो 7 अक्टूबर को जो हमला स्टार्ट किया। अगरचे वो हमला एक दिफाई हमला था और एक ज़रूरत के तहत हमला था, तो अगर ये कहा जाए तो गलत ना होगा कि वर्ल्ड वॉर थी तो उसी वक्त से शुरू हुआ था। हाँ, अच्छा। अब इस सिचुएशन में ये हुआ है कि प्रॉक्सी से निकलकर अब दो जो हरीफ थे, जो अजल से एक दूसरे के दुश्मन थे और अब तक रहेंगे, वो अब एक दूसरे के सामने आ गए हैं और एक दूसरे के सामने शिद्दत के साथ बरसर पैकार हैं। ना सिर्फ अमेरिका, इसराइल और ईरान, बल्कि अब जो वाकई इस्तिकबार का जो आलमी कुव्वत है, यानी जो इस्तिकबारी जहां का जो सबसे बड़ा इस वक्त अगर आप कहें तो यूएस गलत ना होगा, वो इस वक्त ईरान के सामने आ चुका है और उसने ईरान पर जो है मिस कैलकुलेशन के तहत जो है, जो सुप्रीम लीडर का भी जो ताबीर थी वो यही था कि इश्तिबाह मुहासिबाती का शिकार होकर जो उन्होंने हमला किया है वो अब आगाज हो चुका है। ठीक हो गया। साले साहब, मैं इसी सवाल को लेकर जरा असद साहब की तरफ जाती हूँ, फिर निसार साहब आपकी तरफ भी आऊंगी। असद साहब, आप क्या तज्जिया करेंगे? देखें ना, हम तो आप ही लोगों से सुन रहे थे कि दूसरी आलमी जंग के बाद ही बात होना शुरू हो गई, आप कोल्ड वॉर की बातें करते रहे, आपने कहा नए ब्लॉक्स बन रहे हैं, फिर आपने कहा सोवियत यूनियन वाली बातें हम आपसे सुनते रहे, लेकिन अब आज के सिनारियो में 20वीं सदी के अंदर लोगों ने 21वीं सदी में ये बात कहना शुरू की कि वक्त गुजरने के साथ साथ नए ब्लॉक्स की तरतीब शुरू हो जाएगी। ये कैसे शुरू होगी, जबकि हम आज देख रहे हैं कि ताकत, अभी मैं निसार साहब से यही बात कर रही थी कि ताकत पूरी एक जगह है, तो इसमें क्या ताकत का तवाजुन बरकरार रहेगा या ये बिगड़ेगा, नए ब्लॉक्स जन्म लेंगे? असद उमर साहब।
देखिए ये बड़ी एक अहम इस जो आज का हमला हुआ है, वैसे तो देखने को 3 फैसिलिटीज पे जाके उन्होंने स्ट्राइक किया। ईरान कह रहा है कि एक कोई ज्यादा खास डैमेज भी नहीं हुआ, पहले से इवैक्यूएट भी कर लिए थे, तो एक लिहाज से देखें तो कोई बहुत बड़ा चीज नहीं हुई आज। लेकिन मेरे ख्याल में दुनिया जो ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स है उसके ऊपर इसका बहुत गहरा असर होगा। वो तमाम मुल्क जो तजब्जुब में भी थे वो भी अब कहेंगे कि भाई हमें किसी ना किसी ताकतवर मुल्क की सहारे की जरूरत है। और आप देखेंगे कि चाइना की जो पोजीशन है उसके अंदर भी स्ट्रेंथन ज्यादा ताकत आपको नजर आएगी। हाँ ये भी होगा कि कुछ लोग ऐसे, कुछ ममालिक ऐसे भी होंगे जो अमेरिका से डर के अब अमेरिका की तरफ जरा अपना जुगाव बढ़ाएंगे। यानी दुनिया में खलीज बढ़ेगी, सुपर पावर राइवलरी बढ़ेगी। जो कोल्ड वॉर के बाद हमें पहले यूनिपोलर और फिर मल्टीपोलर दुनिया की तरफ जाते हुए नजर आते थे, हम दोबारा दुनिया को देख सकते हैं कि वही 2 ब्लॉक्स के अंदर दुनिया बढ़ती हुई नजर आएगी आपको। पाकिस्तान के लिए फैसला साजी बहुत अहम होगी। जाहिर है चाइना जैसा पाकिस्तान का करीबी दोस्त कोई नहीं है। अब तो हमारी मिलिट्री डिपेंडेंस भी उनके ऊपर बेतहाशा है। 80% तकरीबन हमारा मिलिट्री सामान चाइना से आता है, सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वहां से आती है, सबसे बड़ा इन्वेस्टर पाकिस्तान में चाइना है। लेकिन इसके साथ साथ हमारी कोशिश ये रही है और आज भी है कि अमेरिका के साथ भी हमारे ताल्लुकात ठीक रहे। हाँ, लेकिन जिस तरफ एक मामला चलना शुरू हो गया है, बदकिस्मती से ऐसी सूरत हाल हो सकती है, जरूरी नहीं हो लेकिन हो सकती है कि दुनिया में लोगों के पास, किसी मुल्क के पास ये चॉइस ही ना बचे कि वो दोनों के साथ मिलकर चलने की कोशिश करे, या इस तरफ जाना पड़े या उस तरफ जाना पड़े। मेरी उम्मीद है यही रुकिएगा असद साहब। निसार साहब, अब ये वाली जो हम डिबेट कर रहे हैं इसको आप कैसे एनालाइज कर रहे हैं? क्या खलीज की जो बात असद कह रहे हैं आप उससे एग्री करते हैं, और अगर करते हैं तो फिर पाकिस्तान की भी अपनी एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, कैसे देखते हैं? ब्लॉक्स की तकसीम या तरतीब कैसे देखते हैं? देखें, ये एक बड़ी जंग ड्यू थी नई पावर्स की इमरजेंस के लिए, और ये बड़ी जंग बनती जा रही है। अमेरिका अपनी हेजमनी लूज करता जा रहा है। अमेरिका अब जो है वो सुपर पावर या वर्ल्ड पावर नहीं रहा। उसने कल बताया कि मैंने बम मारे और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जहाज भाग गए यहाँ से। कल आपके ट्वीट पढ़े ट्रम्प की, तो उसका मतलब यही था, अल्हम्दुलिल्लाह तो मैंने लगाया। उसने बताया कि जान बचा के मेरे जहाज सेफली यहाँ से अब ईरान की एयर स्पेस छोड़ चुके हैं। तो ये अमेरिका वो वाला तो अमेरिका नहीं रहा ना जो बदमाशी कर सकता था इस तरीके से खुली। अभी वो अपनी पुरानी ताल्लुकात, रवाबित और ताकत के बलबूते पर अभी डिक्टेट कर रहा है। लेकिन वो अमेरिका नहीं रहा कि जिसको चैलेंज ना किया जा सके, वो अमेरिका नहीं रहा कि जिसकी बात कोई ना मान सके। चाइना इमर्ज हो रहा है, रशिया दोबारा अपने आप को उसने रिस्टोर किया है, वो यूक्रेन में फंसा हुआ है। लेकिन देखें, ब्रिक्स से लेकर हम एशिया के ब्लॉक की ताकत को समझें। मोदी ने जो काम किया था वो इसलिए किया था कि वेस्ट की ताकत को रिटेन करवा सके। वो चौकीदार था। पाकिस्तान ने चाइना की मदद से वेस्ट के इस ख्वाब को नाकाम बना दिया, मोदी को शिकस्त दे दी। उसकी चौकीदारी का सिस्टम, उसको राफेल दिए गए, उसको S-400 दिए गए, उसको इंतहाई बड़ी मिलिट्री पावर बना के उसको पेश किया गया, और पाकिस्तान ने अपनी अवाम की मदद से, परवरदिगार के लुत्फ से उसको नाकाम बना दिया। सेम पोजीशन यही है, आपको यहाँ पे दिख रही है। ईरान को ये समझ रहे थे कि 8-10 घंटे भी सर्वाइव नहीं कर सकेगा, उसका जो रिजीम है वो टॉपल हो जाएगा। ईरान ने आज 10 दिन में इजराइल को मार मार के उसका भुरगस निकाल दिया है। देखें उसको, वो शेल्टर होम्स में है, वो इसके आदी नहीं है। वो 4-6 घंटे के तो आदी थे। उनकी बिल्डिंग गिर रही है, उनकी ऑयल रिफाइनरी गिर रही है, उनके मुसाद हेडक्वार्टर गिर रहा है, उनका इंटरनल आर्मी की जो सिक्योरिटी इदारा था अमान, उसकी इंटेलिजेंस का ऑफिस तोड़ दिया। तो वो तबाही का शिकार हो रहे हैं। अब वो फेक वीडियो चला रहे हैं हमारा हॉस्पिटल नुकसान पहुंचा दिया। आपने मिलिट्री इंस्टॉलेशन बनाई अवाम के अंदर है, वो तो मिलिट्री इंस्टॉलेशन को निशाना बना रहे हैं, वरना वो अब तक आपका बिन गोरियान को उड़ा चुके होते हैं। बिल्कुल ठीक है ना। उन्होंने आपके पावर हाउसेस को निशाना बनाया जब आपने उनके बनाया। तो इसको समझने की जरूरत है। तो ये एक नई इमरजेंस ऑफ ब्लॉक जो पावर्स हैं वो आएंगी, और चाइना इसको लीड करेगा। उसमें रशिया भी होगा, उसमें ईरान भी होगा, उसमें नॉर्थ कोरिया भी होगा, और बहुत सारे ममालिक, तुर्की, पाकिस्तान समेत होंगे। देखें, पाकिस्तान के लिए मुश्किल है, पाकिस्तान को ट्रेड करनी है अमेरिका के साथ, यूरोप के साथ। पाकिस्तान मुश्किल का शिकार है। हमारे चीफ भी जो गए थे वो ट्रेड के लिए गए थे वहां पे, गो के ये टाइम बहुत गलत बना, और लोगों ने इसको बहुत मिस प्रोपेगेट किया। इंडियन मीडिया ने उसको बहुत नेगेटिव लिया। लेकिन इसको समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान ने आज के दिन तक ईरान की हिमायत में, अमेरिका की मुखालफत में, इसराइल की मुखालफत में जो मौकफ लिया है वो ओवरवेलमिंग है। उसको अंडर क्वेश्चन लाने की इंडियन लॉबी कोशिश कर रही है। पाकिस्तान ने सिफारती सतह पर हर जगह पर ईरान का मतलब, जो हमारी कैपेसिटी है, हमें अपनी कैपेसिटी भी समझने की जरूरत है। दूसरा ये कि चाइना के साथ हम इंटैक्ट हैं।
हमें चाइना के साथ ही लंबा चलना पड़ेगा, क्योंकि हमारी मिलिट्री डिपेंडेंसी, हमारी बहुत सारी चीजें, हमारा बॉर्डर और हमारी इकोनॉमिकल जरूरियात चाइना से पूरी होती हैं। तो ये आहिस्ता आहिस्ता चीजों की शिफ्ट ऑफ जो ब्लॉक है उसमें टाइम लगता है, फौरी तौर पे नहीं हो सकता ये। अच्छा पॉइंट है निसार साहब का। बस लास्ट मिनट है असद साहब, फिर मैं सवाल आपसे भी एक इस पर पॉइंट लूंगी। लेकिन असद साहब, मैं अभी ये पढ़ रही थी कि ईरानी वजीर खारजा जो है वो रूस पहुंच चुके हैं और चंद ही घंटों बाद उनकी रशियन सदर से मुलाकात है, और चंद ही घंटों बाद मेरा ख्याल है खित्ते के लिए एक बड़ी खबर भी होगी। लेकिन इस सब से हटकर नेतन्याहू, जिसे कहते हैं ना आलमी दहशतगर्द, जो पूरी दुनिया में दहशत की अलामत बना हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप जो अमन का नोबेल इनाम लेने के लिए खड़े हो रहे हैं, उन्होंने दहशतगर्दी की एक बड़ी कार्रवाई ईरान पर की है। ये इनका अपना फैसला है, या हम प्रोग्राम की इब्तिदा में ये शायद बात कर रहे थे कि या फिर ये पेंटागन की पॉलिसी है कि पूरी दुनिया में एक एजिटेशन का माहौल जो है वो रखा जाए, ताकि जैसे निसार साहब कह रहे हैं कि अमेरिका अपनी हेजमनी बरकरार रख सके इस तरह। असद, देखिए, ये जो पॉलिसी है इजराइल के बारे में, जो अमेरिका की पॉलिसी है, उसको जो अमेरिकन इस्तिलाह में लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, वो बायलैटरल या अक्रॉस पॉलिटिकल डिवाइड पॉलिसी है। यानी इससे फर्क नहीं पड़ता कि डेमोक्रेटिक हुकूमत हो या रिपब्लिकन हुकूमत हो, इजराइल के बारे में उनकी पॉलिसी नहीं तब्दील होती। तो न सिर्फ जिसको डीप स्टेट कहा जाता है, जो एस्टैब्लिशमेंट है अमेरिका की, न सिर्फ वहां पे कंसिस्टेंसी है पॉलिसी की, बट जो उनके सियासतदान हैं उनके अंदर भी कंसिस्टेंसी पाई जाती है। सिर्फ एक बीच में सदर आए जिन्होंने कुछ मुख्तलिफ करने की कोशिश की, और वो बराक ओबामा थे। और उसी वक्त बराक ओबामा के आपको रोकूंगी क्योंकि मेरे पास वक्त बिल्कुल खत्म हो गया है। सो व्हाट्स योर टेक ऑन इट? क्या ये पॉलिसी अमेरिकन की अपनी एस्टैब्लिशमेंट, जैसे असद कह रहे हैं, डीप स्टेट की पॉलिसी है कि एजिटेशन, और बिलखुसूस मिडल ईस्ट की अगर हम बात करें, यहां पर माहौल गर्म रखना जरूरी है उनकी बका के लिए? सवाल जी देखिए, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं असद उमर साहब। ऐसा ही है, क्योंकि देखें इससे पहले जो सदर थे वो ज़ाहिरन दूसरे उनके पार्टी के थे, और अभी इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप है। और दूसरे पर आप देखें जितनी खाक और खून की जो होली खेली गई फ़लस्तीन में, हमास में इतने हजार बच्चे कत्ल किए गए, इतने हजार बेगुनाह जान चली गई, वो सब उनके दौर हुकूमत में हुआ, वो इनके दौर हुकूमत में नहीं हुआ। बस अगर वो इनको इस चीज को अभी कंटिन्यू कर रहे हैं और पीछे चलता है, असद उमर साहब तो बाराक ओबामा की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन उनके भी अभी टाइम नहीं है। उनकी भी अगर आप उसको खोलें तो उनके भी दौरे सदारत में बहुत आपको खाक खून की मिसालें मिल जाएंगी। जी, बिल्कुल। और आपको इस पॉलिसी पे अमेरिका एक तरह से अमल पैरा नजर आएगा, इसी पॉलिसी पे जिस पर उन्होंने हजारों बच्चों और हजारों बेगुनाहों के वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। निसार साहब, लास्ट लाइन में आपसे ये पूछना चाह रही हूँ, आपको लगता है ये मामला जो अमेरिका अब इसमें आ ही गया है पूरी तरह से, हफ्तों का खेल है, महीनों का खेल है, सालों का खेल है, नेगोशिएशन नहीं होंगे, मामला खुद ही डिफ्यूज हो जाएगा चीजों का? नहीं, नेगोशिएशन तो ईरान अपनी कंडीशन पे करेगा। अच्छा, उसके अलावा वो किसी के सामने सरेंडर नहीं करेगा, ये तो बहुत क्लियर है, उनके स्टांस में नजर आता है। और जो उनकी पावर स्ट्रेंथ है वो भी बताती है कि वो सरेंडर नहीं करेंगे। और जंग हफ्ते महीने तो चल सकती है, जंग सालों नहीं चल सकती। दुनिया अफगानिस्तान का, इराक का, अफगानिस्तान इराक नहीं है ना, मैंने आपको पहले भी कहा था, ईरान जवाब दे रहा है। ईरान ने गोरिल्ला जंग नहीं लड़नी है, ईरान कन्वेंशनल वॉर बल्कि नया वॉरफेयर इंट्रोड्यूस कराया उसने। तो इसलिए ये जंग ज्यादा लंबी नहीं चलनी है, जितनी भी चलेगी। और लोगों को उतरना पड़ेगा, और अमेरिका को खुद जो है वो कहीं ना कहीं अपने आप को नीचे लाके इसको मैनेज करना पड़ेगा, वरना सूरत हाल अमेरिका के लिए और उसके इत्तेहादियों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। निसार सैयद साहब, थैंक यू वेरी मच कि आपने हमें वक्त दिया। असद उमर, आपका भी बेहद शुक्रिया। साले बहिश्ती, जॉन हुसैन, आप तमाम बहुत बहुत शुक्रिया। देखना यह है कि कन्वेंशनल वॉर जिसके हवाले से अभी हम बात कर रहे हैं, ईरान ने तो वाजे अपना मौक़िफ़ अपना लिया है, लेकिन अमेरिका को कितनी सुबकी होगी, खुद इजराइल के लिए कितनी सुबकी होगी, और पूरी वेस्टर्न दुनिया फिर ये देखेगी कि ईरान ने अपना तसल्लुत बहरहाल दुनिया के सामने जाहिर तो किया है, लेकिन दुनिया को मानने पर भी मजबूर किया है। लेकिन अभी कुछ भी कहना शायद कबल वक्त होगा। प्रोग्राम का फीडबैक जरूर दीजिएगा। आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।